हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फिनस्पेस। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कंपनीज के कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस के बारे में। और अगर आप आज की ये पूरी वीडियो देखते हैं देन एट द एंड आपको ये पता लगेगा कि कौन कौन से कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस होते हैं, ऐसे कौन से फैक्टर्स होते हैं जिनको आपको एनालाइज करना काफी ज्यादा जरूरी है टू फाइंड आउट द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ऑफ एनी कंपनी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ऐसे फाइनेंशियल रेशियोज जिसको देख के आप ये पता लगा सकते हैं कि क्या किसी कंपनी के पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है या फिर नहीं। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहले अपन ये समझते हैं कि व्हाट इज कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। सो बेसिकली एज द नेम सजेस्ट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एक ऐसा एडवांटेज होता है जो किसी कंपनी के पास है जिसके कारण वो कंपनी अपने बाकी सारे कॉम्पिटिशन से आउट परफॉर्म कर सकती है। इसी एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो मान लीजिए आज आपकी गली में 4 पताशे की स्टॉल्स है। 4 में से जो 3 पताशे की स्टॉल्स है वो आपको 10 रुपए की 6 पताशे दे रही है, बट जो चौथी पताशे की स्टॉल है वो आपको 10 रुपए की 8 पताशे दे रही है। अब वो 10 रुपए की 8 पताशे इसलिए दे पा रही है क्योंकि उस पताशे की स्टॉल पे जो मसाला बनता है, जिस आलू का मसाला बनता है वो आलू सस्ता है। और वो आलू सस्ता इसलिए है क्योंकि वो पताशे के स्टॉल वाला वो आलू खुद उगा कर लेकर आता है। सो बेसिकली क्योंकि वो आलू खुद उगाता है उसके कारण वो मसाले को कम रेट पर बना सकता है, जिसके कारण उसकी जो कॉस्ट है वो कम हो जाती है और उसी कारण वो कम रेट पे ज्यादा पताशे बेचता है एज कम्पेयर टू इट्स कॉम्पिटिटर। अब ये वाला जो एडवांटेज है वो चौथे पताशे की स्टॉल के पास वो एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है क्योंकि जो बाकी 3 पताशे के स्टॉल है वो उस रेट पर आपको पताशे नहीं बेच सकती, और जिसके कारण इतनी कम रेट पर बेचकर वो चौथे पताशे वाला एक अच्छे प्रॉफिट जनरेट कर सकता है और उसके इन्वेस्टर्स को, अगर कोई है देन उसके इन्वेस्टर्स को काफी ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है। अब ये समझते हैं कि कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होते कितने तरीके के। सो बेसिकली आप कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस को 3 ब्रॉड कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। द फर्स्ट इज सप्लाई। सो बेसिकली अगर किसी कंपनी के पास ऐसे सप्लायर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट है या फिर ऐसे सप्लायर्स के एक्सेस है जिसके कारण वो कंपनी काफी कम कॉस्ट पे अपने रॉ मटेरियल्स को प्रोक्योर कर सकती है, तो उस कंपनी के पास एक काफी अच्छा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हो सकता है। बिकॉज क्योंकि वो कंपनी काफी कम कॉस्ट पे अपने रॉ मटेरियल को प्रोक्योर कर रही है जो उसके बाकी कॉम्पिटिटर्स नहीं कर पा रहे, एंड बिकॉज ऑफ विच वो कंपनी अपने प्रोडक्ट्स पर एक अच्छा मार्जिन कमा सकती है एज वेल एज वो अपने प्रोडक्ट्स को कम प्राइस पे बेच सकती है देन इट्स कॉम्पिटिटर्स। इसी का सेम एग्जांपल अपन ने जो पताशे की स्टॉल वाला लिया था वो इस चीज को ही इंडिकेट करता है। द सेकंड इज मार्केट डिमांड। सो बेसिकली अगर कोई कंपनी एक ऐसी मार्केट डिमांड को कैटर कर रही है जो उसके बाकी कॉम्पिटिटर्स नहीं कर पा रहे हैं, मान लीजिए अगर कोई कंपनी है जो अपने ऐसे प्रोडक्ट्स या ऐसी सर्विसेज बना रही है जो उसके बाकी कॉम्पिटिटर्स नहीं बना पा रहे हैं, देन उस कंपनी के पास एक काफी अच्छा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आ जाता है क्योंकि वो कंपनी उस प्रोडक्ट पे एक अच्छा खासा प्रीमियम चार्ज कर सकती है। द थर्ड इज इकोनॉमीज ऑफ स्केल। सो इकोनॉमीज ऑफ स्केल इज बेसिकली कि कोई ऐसी कंपनी जिसने अपना प्रोडक्शन को इतने हाई लेवल पे कर लिया है कि अब उसकी जो यूनिट कॉस्ट है वो काफी ज्यादा डिक्लाइन हो गई है और अपने कॉम्पिटिटर से काफी ज्यादा कम आ गई है। अब क्योंकि उसकी यूनिट कॉस्ट काफी कम हो गई है देन वो एक अच्छा प्रॉफिट मार्जिन अर्न कर सकता है एज वेल एज वो अपने प्रोडक्ट को एक कम प्राइस पे बेच सकता है एज कम्पेयर टू इट्स कॉम्पिटिटर्स, जिससे उसके जो रेवेन्यू उसके जो प्रॉफिट उसके अंदर काफी ज्यादा इंक्रीज आ सकते हैं। सो अगेन दिस इज अ वेरी गुड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। तो अब ये समझते हैं कि इन कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस के पीछे के रीजंस क्या है, या फिर फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ एन इन्वेस्टर अपने को ऐसी कौन सी चीजें कंसीडर करनी चाहिए जिससे अपन ये पता लगा सके कि क्या कंपनीज के पास वो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है या फिर नहीं। सो द फर्स्ट इज इनोवेशन। तो अगर कोई कंपनी अपने प्रोडक्ट्स के अंदर, अपने सर्विसेज के अंदर कंसिस्टेंटली इनोवेशन लाई जा रही है और कुछ ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है जो उसके कॉम्पिटिटर्स पहले नहीं कर पा रहे थे या फिर अभी भी नहीं कर पा रहे, देन मोस्ट लाइकली उस कंपनी के पास एक अच्छा खासा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आता है। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये होती है कि जैसे ही कोई कंपनी एक नया इनोवेटिव प्रोडक्ट लेकर आती है मार्केट के अंदर, देन मोस्ट लाइकली जो उसके कॉम्पिटिटर्स है वो जल्दी से जल्दी उस प्रोडक्ट को कॉपी करते हैं और अपने खुद के प्रोडक्ट्स भी वैसे के वैसे लॉन्च कर देते हैं। एंड यहाँ पर इसलिए जो पहली जो कंपनी है जिसने इनोवेशन लाया था उसको काफी ज्यादा रिक्वायर्ड हो जाता है कि वो ये इंश्योर करे कि वो अपने आइडियाज को, अपने न्यू इनोवेशन को राइट टाइम पे पेटेंट करा सके। और जो कंपनी पेटेंट कराने में सक्सेसफुल होती है और बाकी कुछ स्ट्रेटेजीज अप्लाई करने में सक्सेसफुल होती है अलॉन्ग विद द इनोवेशन, इट इज मोस्ट लाइकली कि वो एक अच्छा खासा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बना लेती है अपने लिए, एक मूड बना लेती है अपने कंपनी के अंदर। द क्लासिक एग्जाम्पल फॉर दिस इन द इंडियन स्टॉक मार्केट इज गरवारे टेक्निकल फाइबर्स। सो बेसिकली गरवारे टेक्निकल फाइबर्स एक टेक्निकल फाइबर बनाने की कंपनी है जिसके अंदर स्पोर्ट्स नेट, फिशिंग नेट्स, नायलॉन ये ऐसी चीजें बनती है। एंड वो कंपनी बेसिकली क्योंकि फिशिंग नेट्स यानी एक्वाकल्चर के अंदर वाली इंडस्ट्री में भी काम करती थी, देन उन्होंने वहाँ पर एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करी कि बेसिकली जो वहाँ पे जो फिशिंग नेट्स होते हैं उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा खराबी हो जाती है वंस दे आर एक्सपोज टू द वाटर बिकॉज ऑफ द सी फूड्स एंड द सॉल्ट इन द सी।
और उनको सही रखने के लिए जो सेलर्स होते हैं उन्हें काफ़ी फ्रीक्वेंटली मेंटेनेंस करवानी पड़ती है और उन्हें काफ़ी जल्दी कॉपर की जो उन पर लेयर चढ़ानी पड़ती है, जिसके कारण उन सेलर्स की जो कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। अब गरवारे टेक्निकल फाइबर्स ने इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करा एंड दे लॉन्च देयर न्यू फिशिंग नेट, जिसके अंदर ऑलरेडी कॉपर मिक्सड है और ब्लेंडेड है, जिसके कारण वहाँ पे जो उनके जो फिशिंग नेट्स है वो खराब नहीं होते एंड जो सेलर्स की मेंटेनेंस कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा कम आ जाती है। एंड सिमिलर टू दिस गरवारे टेक्निकल फाइबर्स ने इसके अलावा भी काफ़ी सारे ऐसे इनोवेशंस करे जो नई नई प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं जो उसके कॉम्पिटिटर्स नहीं कर पाते थे। और इन सारे प्रोडक्ट्स के लिए गरवारे टेक्निकल फाइबर एक प्रीमियम चार्ज करती है, जिसके कारण वो एक अच्छा खासा रेवेन्यू और अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकती है। गरवारे टेक्निकल फाइबर पे हमने काफी डिटेल्ड फंडामेंटल एनालिसिस कर रखा है और अगर आप वो देखने में इंटरेस्टेड है देन यू कैन क्लिक द लिंक अबव। द सेकंड फैक्टर इज ब्रांड। सो अगर कोई कंपनी अपने प्रोडक्ट के लिए एक अच्छी ब्रांड क्रिएट कर पाती है, एक अच्छी गुडविल क्रिएट कर पाती है, देन मोस्ट लाइकली वो कंपनी एक अच्छा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन कर पाएगी, बिकॉज उस अच्छी ब्रांड के चलते, उस कनेक्ट के चलते जो उस कंपनी ने अपने प्रोडक्ट के लिए बिल्ड करा है थ्रू इट्स मार्केटिंग कैंपेन, थ्रू इट्स एडवर्टीजमेंट्स विद द पोटेंशियल कस्टमर्स, वो कंपनी उस प्रोडक्ट पर एक प्रीमियम चार्ज कर सकती है और उस प्रोडक्ट की सेल्स इंक्रीज कर सकती है, इवन इफ उस प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो इतनी ज़्यादा सुपीरियर नहीं होगी एज कम्पेयर टू अदर प्रोडक्ट्स इन द मार्केट। The classic example of this in the Indian market is Maggi. So basically Nestle ने नूडल इंडस्ट्री में मैगी की एक इतनी अच्छी ब्रांड क्रिएट कर रखी है कि इवन इफ कंपनी मैगी की जो कंपनी है वो प्रोडक्ट फूड क्वालिटी के कारण बैन हुई थी, इवन देन उसका जो मार्केट शेयर है जब वो रीलॉन्च हुई वो काफ़ी जल्दी मैगी ने गेन कर लिया। और हो सकता है कि जो मैगी की प्रोडक्ट क्वालिटी है, जो मैगी का टेस्ट हो, वो सबसे बेस्ट ना हो इन द एज कम्पेयर टू द इट्स अदर कॉम्पिटिटर्स इन द मार्केट, बट स्टिल क्योंकि मैगी की एक अच्छी खासी ब्रांडिंग हो रखी है, क्योंकि मैगी का अपने कस्टमर्स के थ्रू एक अच्छा खासा कनेक्ट है, बिकॉज ऑफ विच मैगी की जो सेल्स है वो काफ़ी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू इट्स कॉम्पिटिटर्स। द थर्ड इज आर्किटेक्चर। सो बेसिकली आर्किटेक्चर किसी भी कंपनी की रिलेशनशिप को डिफाइन करता है, उसे इंडिकेट करता है विद इट्स स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स के अंदर आता है सप्लायर्स, उनके कस्टमर्स, उनके एम्प्लॉयज। तो अगर जो कंपनी जिसके काफ़ी अच्छे रिलेशनशिप विद इट्स एम्प्लॉयज, विद इट्स सप्लायर्स और विद इट्स कस्टमर्स, देन वो कंपनी काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल बन जाती है एज कम्पेयर टू इट्स कॉम्पिटिटर्स। फ्लेक्सिबिलिटी का ये मतलब है कि वो कंपनी अपने ऑपरेशंस को, अपनी स्ट्रेटेजी को काफ़ी जल्दी अडॉप्ट कर सकती है, काफ़ी जल्दी चेंज कर सकती है एज पर द चेंजेस इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और द इंडस्ट्री, जो कि बाकी जो उसके कॉम्पिटिशन है वो नहीं कर पाएंगे अगर उनकी जो रिलेशन है वो उनके स्टेक होल्डर्स के साथ अच्छे नहीं होगी। द ब्यूटीफुल एग्जाम्पल फॉर दिस इज टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। TCS इंडिया की सबसे ज़्यादा मार्केट कैप होने वाली IT कंपनी है। इसके साथ साथ जो TCS दुनिया की टॉप 3 IT कंपनीज में से एक है। TCS का जो मार्केट कैप है वो 14 लाख करोड़ है, विच इज जस्ट डबल देन द इन्फोसिस एंड 5 टाइम्स हायर देन द विप्रो। सो बेसिकली TCS का जो एक अच्छा खासा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है वो है TCS के रिलेशन विद इट्स एम्प्लॉयज। TCS ने अपने एम्प्लॉयज के अंदर काफ़ी स्टार्टिंग से इन्वेस्ट करना चालू कर दिया था, जिसके बेनिफिट्स TCS को अब मिल रहे हैं। TCS का जो लेबर एट्रिशन रेट है, जो एम्प्लॉय टर्नओवर रेशियो है, वो सबसे कम है अमंगस्ट इट्स पीयर्स, जिसके कारण TCS को काफ़ी कम कॉस्ट इनकर करनी पड़ती है इन द रिक्रूटमेंट प्रोसेस एज कम्पेयर टू इट्स पीयर्स। TCS की अभी टोटल एम्प्लॉयज है which is more than 5 lakhs and even then जो TCS का एट्रिशन रेट है वो बहुत कम है एज कम्पेयर टू इट्स कॉम्पिटिटर्स। बेसिकली TCS आज भी अपने एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग पे, उनकी लर्निंग पे काफ़ी ज़्यादा फोकस करता है। ऑन एन एवरेज TCS में आज भी 2 लाख से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को रीट्रेनिंग दी जाती है इन एन ईयर। इसके साथ साथ TCS ने तो प्रोसेस को इतने अच्छे से स्टैंडर्डाइज कर रखा है कि TCS को कोई भी नई स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट करने में काफ़ी कम टाइम लगता है एज कम्पेयर टू इट्स कॉम्पिटिटर्स। हमने TCS पर एक डिटेल वीडियो बना दी है जिसके अंदर हमने ये डिस्कस कर रखा है कि कैसे TCS ने कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन करा ओवर इट्स कॉम्पिटिटर्स। अगर आप वो जानना चाहते हैं देन यू कैन क्लिक द लिंक अबव। द फोर्थ रीजन इज स्ट्रेटेजिक असेट्स। सो बेसिकली स्ट्रेटेजिक असेट्स किसी भी कंपनी के स्पेशलाइज्ड रिलेशंस, उनके रिसोर्सेज, उनकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज, उनके नो हाउ, उनकी लाइसेंसेस को रिप्रेजेंट करती है। और वो ऐसे रिसोर्सेज होते हैं, ऐसे रिलेशंस होते हैं जो उनका कोई भी कॉम्पिटिटर इजीली रेप्लिकेट नहीं कर सकता, ना ही उसे एक्सेस कर सकते हैं। द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर दिस इज पेज इंडस्ट्रीज। सो बेसिकली पेज इंडस्ट्रीज ने काफ़ी अच्छा कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रखा है विद द जॉकी इंटरनेशनल। इवन इन द 2010 पेज इंडस्ट्रीज ने जॉकी के साथ इंस्टेड ऑफ 5 years 20 years के लिए अपने कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू करवाया, बिकॉज वो जानती थी कि जॉकी की ब्रांड में कितनी पोटेंशियल है। एंड पेज इंडस्ट्रीज ने इस लंबे कॉन्ट्रैक्ट का फायदा उठा के एक अच्छी खासी ब्रांड क्रिएट कर दी है फॉर द जॉकी इन इंडिया, एंड नाउ इट इज अर्निंग सिग्निफिकेंटली हायर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एज कम्पेयर टू इट्स कॉम्पिटिटर्स लाइक रूपा और VIP। एंड बिकॉज वो 20 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, विच मीन्स कि अगले 20 साल तक कोई और कंपनी जॉकी के साथ इंडिया के लिए एक मास्टर फ्रेंचाइजी कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर सकती, जो कि
पेज इंडस्ट्रीज को एक अच्छा खासा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देता है फॉर प्रमोटिंग जॉकी मोर एंड अर्निंग मोर प्रॉफिट्स। अब अपने को ये तो समझ में आ गया है कि कोई भी कंपनी कैसे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्रिएट कर सकती है, या फिर ऐसे कौन से फैक्टर्स है जिसको अपने को एनालाइज करना चाहिए फॉर आइडेंटिफाइंग और फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेटिंग द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। बट क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि जब अपन स्टार्टिंग में कंपनी को एनालाइज करना स्टार्ट करें, देन अपने कौन सी ऐसी मैट्रिक्स देखनी चाहिए जिसके कारण अपन ये पता लगा सकते कि इस कंपनी के अंदर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है या फिर नहीं, बिकॉज हर कंपनी के लिए इतनी डिटेल रिसर्च करना काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है। So let me share you the three metrics. The first is operating margin of a company versus its peers. So basically अगर किसी कंपनी की ऑपरेटिंग मार्जिन कांस्टेंट है या फिर वो कंसिस्टेंटली इंक्रीज हो रही है, देन वो ये इंडिकेट कर रहा है कि वो कंपनी के पास एक प्राइसिंग पावर है, यानी वो कंपनी अपनी प्राइस को इंक्रीज कर सकती है विद इट्स कॉस्ट ऑफ सेल्स, और कस्टमर्स तब भी उस प्रोडक्ट को परचेज कर रहे हैं, विच इज अ गुड थिंग। बट अगर बाकी सारे पीयर्स के पास भी वो प्राइसिंग पावर है, देन उस कंपनी के पास कोई कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं है। ऑन द अदर हैंड, अगर सिर्फ उस कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन इंक्रीज हो रहा है इन द लास्ट 10 years कंसिस्टेंटली और बाकी कॉम्पिटिटर्स का नहीं हो रहा, देन मोस्ट लाइकली उस कंपनी के पास एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। द सेकंड इज ROCE ऑफ द कंपनी वर्सेस इट्स पीयर्स। अगर कोई कंपनी लास्ट 10 years के अंदर, लास्ट 8 to 10 years के अंदर कंसिस्टेंटली एक अच्छा खासा ROCE कमा रही है और ज्यादा ROCE कमा रही है एज कम्पेयर टू इट्स कॉम्पिटिटर्स, देन दैट कंपनी डिजर्व्स अ फर्दर इन्वेस्टिगेशन टू फाइंड आउट कि उस कंपनी के पास क्या कोई कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है या फिर नहीं। इन द केस ऑफ पेज इंडस्ट्रीज, उस कंपनी के पास एक अच्छा खासा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रेटेजिक एसेट। द थर्ड इज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट विच द कंपनी इज एबल टू कन्वर्ट इनटू द कैश। सो बेसिकली अगर कोई कंपनी अपने नेट प्रॉफिट को अच्छा खासा कैश के अंदर कन्वर्ट कर पा रही है और वो जो कैश कन्वर्जन रेशियो है वो उसके पीयर से काफ़ी ज़्यादा है, देन मोस्ट प्रोबेबली वो कंपनी एक ऐसी स्ट्रेटेजी यूज़ कर रही है जिसके कारण वो अच्छा खासा कैश जनरेट कर पा रही है, एंड देयरफॉर उस कंपनी को थोड़ा फर्दर इन्वेस्टिगेट करने का रिक्वायर्ड है ताकि अपन वो करेक्टरिस्टिक्स, वो स्ट्रेटेजी आइडेंटिफाई कर सके, वो एडवांटेज आइडेंटिफाई कर सके जो उस कंपनी के पास है। तो ये तो कुछ ऐसे फैक्टर्स और कुछ ऐसी मैट्रिसेस जो आप कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आइडेंटिफाई करने के लिए यूज कर सकते हैं फॉर योर ओन बिजनेस और फॉर द कंपनी इन विच यू आर इन्वेस्टिंग। अगर आपको इन टॉपिक्स के बारे में जानना है और केस स्टडीज के बारे में जानना है, विच आई होप कि आपको जानना हो, देन आई रिकमेंड कि आप डायमंड्स इन डस्ट जरूर पढ़िए, जिनके ऑथर है मिस्टर सौरभ मुखर्जी, मिस्टर रक्षित रंजन एंड मिस्टर सलिल देसाई। इस वीडियो को बनाने के लिए भी हमने उस बुक को यूज करा है। मैं उस बुक का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। That's all from our side. Thank you for watching the video. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई then please press the like button. नीचे कमेंट सेक्शन में हमें इस वीडियो के बारे में फीडबैक दीजिए और ये बताइए कि हम और कहाँ पे इम्प्रूव कर सकते हैं, एंड आई विल एंश्योर कि नेक्स्ट वीडियो से हम वहाँ पे इम्प्रूवमेंट लेकर आएंगे। अगर आपको ऐसा कंटेंट देखना पसंद है then please press the subscribe button and also hit the bell icon. Thank you.